हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे। हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ में एक और वीडियो लेके आ गए हैं और आज हम कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सीरीज़ की, तो आप जल्दी जाइए और जाके उन वीडियोस को देख लीजिए। साथ में मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक आपको हमारे ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करते हैं तो उससे आपको डेली न्यू अपडेट्स और रोज़ शाम को आपको कई सारे क्विज़ देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। मैं ये उम्मीद करता हूँ आप सब नोटबुक भी लेके साथ बैठे होंगे ताकि आप साथ के साथ इसके नोट्स भी बनाते चलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं, हमारे पहले सवाल की तरफ चलते हैं और हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन वाज ब्रोंज, आयरन, कॉपर और स्टोन। तो देखिए स्टोन तो मेटल ही नहीं होता है ना? और यहाँ पे आयरन और ब्रोंज ये बाद में मिले। ब्रोंज तो बाद में मिला, कॉपर में दूसरे मेटल को मिक्स करके ब्रोंज बनाया गया। लेकिन सबसे पहले जो मेटल मिला था हमको वो मिला था कॉपर। कॉपर जो है वो अपने प्योर स्टेट में मिला था हमको, इसीलिए ये मेटल जो है हमने सबसे पहले जो डिस्कवर किया था, जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने सबसे पहले कॉपर को डिस्कवर किया था। कॉपर के टूल्स और ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे जो कि हमें मिले हैं लगभग 8000 बीसीई पुराने मिडल ईस्ट और बाल्कन्स स्टेट्स में। ऑर्नामेंट यानी कि आभूषण, यानी कि ज्वेलरी। कॉपर जो है उसको इनिशियली डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे कि ज्वेलरी बनाने के लिए। लेकिन बाद में आगे चल के इसको टूल्स के लिए भी यूज़ किया जाने लगा, जैसे कि नाइफ्स बनाया गया, इससे एरो हेड्स बनाए गए। और समय के साथ साथ इंसान जो था उसने कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना सीख लिया। आगे चल के इन्होंने अलग मेटल्स मिलाए उनके साथ, टीन को मिलाया कॉपर के साथ और ब्रोंज बनाया। और आगे चल के और भी कई सारे मेटल्स को खोजा और जो ब्रोंज मेटल था वो ज़्यादा यूज़फुल था कॉपर से भी टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स के लिए। तो चलिए इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा कॉपर। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है, हु इज़ द ऑथर ऑफ टॉम्ब ऑफ सैंड? तो देखिए इसका सही जवाब जो है वो है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री जो हैं वो पहली इंडियन महिला हैं जो कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीती हैं। उन्होंने ये अवार्ड जीता है जो कि 60,000 यूरोज़ के साथ आया है। ये जो किताब है नोवेल ऑफ ये जो किताब है, माफ़ कीजिएगा, टॉम्ब ऑफ सैंड, ये पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक भारतीय महिला जो है उन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है ट्रांसलेशन के लिए, एक फ़िक्शन को, यानी एक काल्पनिक किताब को ट्रांसलेशन के लिए जो है वो गीतांजलि श्री ने प्राइज़ जीता है। टॉम्ब ऑफ सैंड जो है उनकी ऑथर गीतांजलि श्री हैं और ये कहानी है एक 80 साल की बुज़ुर्ग हिंदुस्तानी महिला के बारे में जो कि अपने हस्बैंड को खोने के बाद, अपने हस्बैंड की मृत्यु के बाद ये डिसाइड करती हैं कि वो अपने पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान जाएँगी, जो कि पहले ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर का ही हिस्सा हुआ करता था। उन्होंने पार्टीशन के ट्रॉमा को दिखाया है अपने यंग एज में और इसी प्रोसेस में वो ये भी जानती हैं कि एक मदर का रोल क्या होता है, एक डॉटर का रोल क्या होता है, एक वाइफ़ का रोल क्या होता है और एक फेमिनिस्ट का रोल क्या होता है। ये एक बहुत ग्रेट लिटरेरी वर्क है इंडिया के बारे में और उसके पार्टीशन के बारे में। इसके अंदर आपको इमोशनल कंपैशन मिलेगा, वेव्स मिलेंगे जो कि यूथ और ओल्ड एज के बीच में कहीं आपको ले जाएँगे। मेल और फीमेल के बारे में बताएँगे, फैमिली और नेशन के बारे में बताएँगे और ये सब जो है, ये सब बोला है फ्रैंक वाइनी, जो कि चेयरमैन थी जूरी कमिटी, जो जूरी थी उसकी, जिन्होंने इनको इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज़ दिया है। ये प्राइज़ 60,000 यूरो के साथ मिला है इनको, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 50 लाख रुपए होते हैं। लंदन में शांति श्री ने
पीटीआई को एक इंटरव्यू में बोला कि इस कहानी के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास छुपा है, एक लिटरेरी ट्रेडिशन है हिंदी का और साउथ एशियन लैंग्वेजेस का। जो साहित्य की दुनिया है, जो लिटरेचर की दुनिया है, वो और ज़्यादा रिचर होती, और ज़्यादा रिचर होगी अगर जो इन भाषाओं के जो राइटर्स हैं, उनको भी बहुत अच्छे से कंसीडर किया जाएगा और उनको भी पहचान मिलेगी। 64 इयर्स ओल्ड जो गीतांजलि श्री हैं, ये मैनपुरी की हैं भारत में, और इन्होंने 3 किताबें और लिखी है और बहुत सी इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी हैं। तो आशा करता हूँ इतने अच्छे से आपको बताने के बाद आप सब समझ गए होंगे कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो गीतांजलि श्री हैं। यह 64 साल की महिला हैं जिनको भारत के इतिहास में, विश्व के इतिहास में पहली बार इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज़ मिला है फॉर ट्रांसलेशन ऑफ फिक्शन। चलिए, अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द 16th century revolt which divided Christians into Protestants and Catholics is known as the। तो देखिए, जो रिफॉर्मेशन है, इसका जो रिफॉर्मेशन है वो करेक्ट आंसर है। रिफॉर्मेशन एक सिग्निफिकेंट रिलीजियस और सोशल मूवमेंट था जो कि यूरोप में हुआ था 16th सेंचुरी में। ये शुरू हुआ था रिस्पॉन्स में जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस थी रोमन कैथोलिक चर्च की। जिस तरीके से वो लोग करप्ट प्रैक्टिसेस करते थे, इंडल्जेंसेस सेल करते थे, उस तरीके से लोग जो थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और इस तरीके से रिफॉर्मेशन जो था वो शुरू होता है और अलग-अलग प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशंस जो हैं उनकी स्टार्टिंग होती है। रिफॉर्मेशन जो है इसकी अगर जड़ को देखें तो ये आइडियाज़ ऑफ थियोलॉजियंस जो थे, जो कि मार्टिन लूथर थे, और उनके जो आइडियाज़ थे, या फिर जॉन कैल्विन थे, उनके जो आइडियाज़ थे, उन्होंने जो फंडामेंटल बिलीफ्स था उनको चैलेंज किया, उनकी प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया, और मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस जो था उसको पेस्ट कर दिया, पोस्ट कर दिया विटनबर्ग चर्च के बाहर जर्मनी में 31 अक्टूबर 1517 के दिन, 31 अक्टूबर 1517 के दिन। उस दिन ऑल सेंट्स डे भी मनाया जाता है, यानी कि सभी प्रीस्ट, पोप और फादर जो होते हैं चर्च के, उनका शुक्रिया किया जाता है कि आपकी वजह से ही हम गॉड से कनेक्ट कर पाते हैं। उस दिन इन्होंने अपने 95 थीसिस जो थे उसको पेस्ट कर दिया वुटनबर्ग जर्मनी में, और उसके अंदर 95 सवाल पूछे गए थे चर्च से उनके फेक और उनके करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर, जिसका जवाब नहीं था चर्च के पास। इस मूवमेंट ने एक डिबेट चालू कर दी पूरे यूरोप के अंदर फेथ और अथॉरिटी के ऊपर चर्च के। जब ये मूवमेंट आगे बढ़ा तो इसने रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर दिया पूरे यूरोप के अंदर। कई सारे रूलर्स जो थे उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। कैथोलिक चर्च जो था उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, उन्होंने एक पूरा आर्ट मूवमेंट स्टार्ट किया जिसको हम बारोक बोलते हैं, लेकिन वो इस आवाज़ को नहीं दबा पाई। इस कॉन्फ्लिक्ट ने आगे चल के एक बहुत बड़े वॉर का रूप लिया जिसका नाम था 30 इयर्स वॉर, जो कि 1618 से 1648 तक हुआ था। आप सभी को बताना है इस वॉर के बाद जो ट्रीटी हुई थी उसका क्या नाम था। उसी ट्रीटी ने पहली बार इतिहास में इंटरनेशनल रिलेशंस की शुरुआत की थी। जब आप आगे चल के इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे तो आप उस ट्रीटी के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, वो सिलेबस की शुरुआत में ही होता है। तो आप जल्दी जाइए और जाके कमेंट करके बताइए कि उस ट्रीटी का नाम क्या था जिसने 30 इयर्स ऑफ वॉर, 30 साल के स्ट्रगल, 30 साल के वॉर को जिसने ख़त्म किया था, जिसने यूरोप को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, जिस वॉर ने लाखों लोगों की जान ले ली थी, जिस वॉर ने लगभग यूरोप की पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया था, उस वॉर को ख़त्म करने वाले ट्रीटी का क्या नाम था? आगे चलते हैं हम। आगे चल के हमें पता चलता है, जो हमारा अगला सवाल है वो है ग्लोबल पेरेंट्स डे जो है उसे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने इस पर्टिकुलर चीज़ को एम्फसाइज़ करने के लिए, जो रोल ऑफ पेरेंट्स होता है हमारी लाइफ में, हर बच्चे की लाइफ में, उसको एम्फसाइज़ करने के लिए ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज़ किया
और इस डे को सेलिब्रेट करने का फैसला किया। इन्होंने माना और यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि जो एक बच्चा है उसको प्रोटेक्ट करने का, उसको नर्चर करने का जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पेरेंट्स की होती है। इस प्रोसेस में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए पूरी तरीके से एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं अपने घर में, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, उन्हें प्यार देते हैं, उन्हें समझते हैं और इवन खुद को भी कई बार, खुद की चाहतों को भी कई बार पेरेंट्स जो हैं वो भुला देते हैं, छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, ताकि वो अपने बच्चों की माँगों को, ज़रूरतों को, ख्वाहिशों को पूरी कर सकें। तो हम सबको अपने पेरेंट्स का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए और आप जाइए और जाके कमेंट कीजिए कि इस डे को कब मनाया जाता है। जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली थी, उन्होंने 2012 में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स को स्टार्ट किया था सेलिब्रेट करना, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर दिन है जो कि अपॉर्चुनिटी देता है हम सभी को एप्रिशिएट करने के लिए अपने पेरेंट्स को, उनके सेल्फलेस कमिटमेंट को अपने बच्चों के लिए, और वो जो लाइफ लॉन्ग सेक्रीफाइस करते हैं ताकि वो अपने बच्चे के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकें, इसके लिए एक पर्टिकुलर दिन को चुना गया। आप जल्दी जाइए और जाके कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स क्यों मनाया जाता है और इसका मतलब क्या होता है। इसका सही जवाब जो है, इसका सही उत्तर जो है, आप जल्दी जाइए और जाके कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। अगर आपने उत्तर कर दिया है तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नहीं तो आप वीडियो पॉज कीजिए, जाके जवाब दीजिए और उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक इज हेडक्वार्टर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसका मेन प्राइमरी मिशन जो है वो है फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कोऑपरेशन उन सभी देशों के बीच में जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में आते हैं। इसकी शुरुआत 1966 में की थी और इसकी कैपिटल जो है, माफ़ कीजिएगा, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस में। जो एडीबी है यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसका काम है अपने पार्टनर मेंबर्स को प्रोवाइड कराना लोन, टेक्निकल असिस्टेंस, ग्रांट्स और इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ताकि वो प्रमोट कर सके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अपने मेंबर स्टेट्स में, अपने मेंबर कंट्रीज़ में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा फिलीपींस। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स साइज इज। तो देखिए, ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम्स में। एक ये पैटर्न चला आ रहा है कुछ समय से जिसमें अक्सर ये सवाल पूछते हैं, पॉपुलेशन वाइज कौन सी कंट्री होगी, एरिया वाइज कौन सी कंट्री है, और इस तरीके के सवाल जो हैं वो अक्सर हमें आजकल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री जो है उसका नाम है रशिया। उसके बाद आता है कनाडा, थर्ड पे आता है यूएसए, फिर आता है चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया। इंडिया जो है हमारा वो 7वें स्थान पे आता है दुनिया में, 7वां सबसे बड़ा कंट्री है। आप जल्दी जाइए और जाके कमेंट करके मुझे बताइए कि दुनिया का 8वां सबसे बड़ा कंट्री कौन-सा है? इंडिया के बाद किस कंट्री का नाम आता है जो कि 8वें नंबर पे है? भारत 7वें पे है, 8वें पे कौन-सी कंट्री है? आप जल्दी जाइए और जाके कमेंट करके बताइए कि 8वें नंबर पे कौन-सी कंट्री आती है। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगर आपने इस सवाल का जवाब दे दिया है तो अगला सवाल है हु हैज़ नॉट बीन अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो देखिए, ये अयूब खान है। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश में है भारत में, वहाँ से पढ़ाई की। उसके बाद ब्रिटिश रॉयल मिलिट्री कॉलेज में इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की। अयूब खान जो हैं उन्हें कमीशन किया जाता है एज एन ऑफिसर इंडियन आर्मी में साल 1928 में। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इन्हें कमांड ऑफ अ रेजिमेंट बनाया जाता है
सेकंड इन कमांड ऑफ अ रेजिमेंट बनाया जाता है म्यांमार में। उसके बाद इन्हें एक बटालियन दिया जाता है इंडिया के अंदर संभालने के लिए। लेकिन जब 1947 में पार्टीशन होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का, तो उसके बाद ये जो थे, ये मेजर जनरल बनते हैं 1948 में पाकिस्तान के, और उसके बाद 1951 में कमांडर इन चीफ बनते हैं। अयूब जो थे, वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बन जाते हैं 1954 में, और ये काफ़ी समय तक रहते हैं। कई सालों तक पॉलिटिकल टर्मोइल देखने के बाद पाकिस्तान में 1958 में जो प्रेसिडेंट थे मिर्ज़ा, इस्कंदर मिर्ज़ा, वो आर्मी के सपोर्ट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल करके अयूब को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही अयूब जो थे, वो खुद को डिक्लेयर कर देते हैं एज अ प्रेसिडेंट, और मिर्ज़ा को देश छोड़ के भागना पड़ता है। अयूब जो होते हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज़ किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और किस तरीके से उन्होंने एग्रेरियन रिफॉर्म्स लाए थे, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाए थे। उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को भी बढ़ावा दिया था, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी उन्होंने बढ़ावा दिया था। तो इस सवाल का सही जवाब जो है, वो है अयूब खान। आपको बताना है 1971 के युद्ध के समय में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम था। 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान में वॉर होती है, और बांग्लादेश वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो जाता है, उस वॉर में आपको बताना है उस वॉर के दौरान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम था। आप जल्दी जाइए और जाके कमेंट कीजिए। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है, उसको कब मनाया जाता है। तो देखिए, इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है, उसको 8 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूएस में हुई थी, यानी कि अमेरिका में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। वहाँ पे महिलाओं को वेजेस कम मिलते थे, उन्हें अधिकार नहीं था। महिलाओं ने लड़ा, और हम सब जानते हैं कि मानव इतिहास में महिलाओं ने कितना संघर्ष किया है। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया है। हमने फ्रांसीसी क्रांति में देखा कि किस तरीके से महिलाओं को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं मिला था, और महिलाओं ने आगे चल के लड़ा और अधिकार लिया। किस तरीके से जब 1933 में हिटलर सत्ता में आता है, तो सबसे पहले वो महिलाओं के अधिकार ख़त्म करता है। हमको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि महिलाएं बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए, उनके बिना हम कुछ नहीं हैं। उन्हें वो हैं तो हम हैं। इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल वुमेंस डे को मनाने का विचार किया, और उसको मनाया गया हर साल 8 मार्च को, ताकि हम महिलाओं को शुक्रिया अदा कर सकें, हम एक दिन उन्हें रिमेंबर कर सकें, याद कर सकें कि हाँ, महिलाओं की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमें, हम महिलाओं के बिना कुछ नहीं हैं। चलिए, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले का सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है, वो है करेंसी क्या है सऊदी अरेबिया की। तो देखिए, जो सऊदी अरेबिया की करेंसी है, उसका नाम है रियाल या फिर सऊदी रियाल। ये ऑफिशियल करेंसी है सऊदी अरेबिया का साल 1932 से, यानी कि 1932 से, जब ये देश यूनिफाई हुआ था, यानी कि एकीकरण हुआ था सऊदी अरेबिया का। रियाल जो है, उसने कई सारी लोकल करेंसीज़ को, जो कि उस समय यूज़ की जाती थी अलग-अलग कोनों में देश के, उन सब को रिप्लेस किया और एक करेंसी बना। रियाल जो है, उसे सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी यानी कि एसएएमए के द्वारा चलाया जाता है, जो कि एक तरीके का सेंट्रल बैंक ऑफ सऊदी अरेबिया है, जैसे कि हमारे यहाँ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई है। मैंने पहले की वीडियोज़ में भी आपको ये सवाल कराया है। फिर से मेरा आपसे सवाल है, आप जल्दी जाइए और जाके कमेंट करके बताइए कि आरबीआई के गवर्नर का क्या नाम है? अभी जो गवर्नर हैं आरबीआई के, उनका क्या नाम है? जल्दी जाइए और कमेंट कीजिए। सऊदी रियाल जो है, उसको पूरे कंट्री में एक्सेप्ट किया जाता है ट्रांज़ैक्शंस के लिए, और सिर्फ सऊदी अरेबिया में ही नहीं, कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ में भी जो रियाल है, उसको लिया जाता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है ट्रांज़ैक्शंस के लिए। अगर आपने अभी तक कमेंट कर दिया है कि हमारे
करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई का क्या नाम है? तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगर आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है तो आप पहले जवाब दीजिए, उसके बाद फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। ब्रीदिंग जो है ब्रीदिंग जो है वो एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, इसको हम रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक बहुत वाइटल प्रोसेस है जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये पावर देता है। ये एक तरीके का प्रोसेस है जिससे हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अगर ये रेस्पिरेशन सिस्टम ना हो तो हमारे लिए जीना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हमारे लिए मूवमेंट करना इस पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ग्रोथ करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इसमें मदद करती है हमारे जो लंग्स हैं वो। लंग्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करती है। इसका एक ऑप्शन जो है जिसका नाम है सेपरेशन। सेपरेशन मतलब होता है किसी चीज़ को एक चीज़ से अलग कर देना, तो वो बिल्कुल गलत जवाब होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं सांस लेना और छोड़ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। चलिए अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ग्रे रेवोल्यूशन जो है वो प्रोडक्शन के रिलेटेड है किस चीज़ के? तो देखिए, जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसको आगे चल के ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, इसने जो एग्रीकल्चर था उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। उसने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया, काफ़ी ज़्यादा जो हमारा एग्रीकल्चर सरप्लस हो गया, काफ़ी तरीकों की सीड्स हमने बनाई। बट प्रॉब्लम ये था कि हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करते थे। तो ग्रे रेवोल्यूशन जो था वो फर्टिलाइज़र के यूज़ को एम्फसाइज़ करता था, यानी कि खाद को इस्तेमाल करने के प्रोसेस को एम्फसाइज़ करता था, लोगों को प्रमोट करता था कि वो खादों का, फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि प्रोडक्शन जो है उसे और बढ़ाया जा सके। तो जिस तरीके से व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है, उसी तरीके से ग्रे रेवोल्यूशन जो है वो फर्टिलाइज़र से रिलेटेड है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि फर्टिलाइज़र से रिलेटेड जो है वो ग्रे रेवोल्यूशन है, ये भूलिएगा नहीं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। किस सिटी को लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेदर माना जाता है भारत देश में? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कानपुर। कानपुर जो है उसको लेदर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और ये सबसे बड़ा एक लेदर मार्केट है, सबसे बड़ा लेदर प्रोड्यूसर है पूरे भारत देश के अंदर। लेकिन जो हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो अब वहाँ की फैक्ट्रीज को शिफ्ट करके आगरा ला रही है। तो कुछ समय बाद आपको देखने को मिलेगा कि आगरा जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है लेदर का, कानपुर अब नहीं रहा है। लेकिन कुछ समय पहले तक और अभी तक कानपुर जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लेदर का भारत देश के अंदर, और इसको लेदर सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। द ब्रेन ऑफ ह्यूमन एडल्ट वेट्स अबाउट। मानव का जो मस्तिष्क होता है, जो दिमाग होता है, उसका वेट कितना होता है? तो उसका वेट जो है वो 1200 से 1300 ग्राम्स तक होता है। आप ये ध्यान रखिएगा, 1200 से 1300 ग्राम्स तक जो है वो एक मानव मस्तिष्क का, मानव ब्रेन का, दिमाग का वजन होता है। 1200 से 1300 ग्राम आप याद रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है पूरे वर्ल्ड में? तो देखिए, लैंडलॉक्ड कंट्रीज उनको बोलते हैं जो कि चारों तरफ से घिरे हुए हों। हम पेनिनसुला उनको बोलते हैं जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, और आइलैंड उसे बोलते हैं जो कि 4 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो जो हमारा कंट्री है काज़ाकिस्तान, काज़ाकिस्तान जो है वो लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये सेंट्रल एशिया में है और ये अपना बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ दिशा में रशिया के साथ, ईस्ट दिशा में चाइना के साथ, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ साउथ में, और कैस्पियन सी के साथ वेस्ट में। काजाकिस्तान जो है इसका टोटल लैंड एरिया जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2.72 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो कि इसको 9वां सबसे बड़ा कंट्री बनाता है पूरी दुनिया में, लैंड के हिसाब से, एरिया के हिसाब से।
इतने बड़े एरिया होने के बावजूद जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो सिर्फ 19 मिलियन है। काज़ाकिस्तान जो है वो एक देश है जहाँ पे बहुत डाइवर्स ज्योग्राफी है। जैसे कि यहाँ पे आपको माउंटेन रेंजेस हैं, डेजर्ट्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं, और ये कंट्री जो है ये काफ़ी ज़्यादा रिच है मिनरल्स में, नेचुरल रिसोर्सेज में, जैसे कि ऑयल, गैस, मिनरल्स, इन सब में ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो इनकी इकोनॉमी है वो रैपिडली डेवलप कर रही है, और काज़ाकिस्तान को उस पे के स्पेस प्रोग्राम के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने अपना पहला सैटेलाइट जो था वो 2006 में लॉन्च किया था, और उन्होंने अपना पहला जो एस्ट्रोनॉट है उसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2019 में भेजा था, 2019 में भेजा था। बोलीविया, मंगोलिया और स्विट्जरलैंड, ये तीनों देश भी जो हैं ये भी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया है लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री, तो इसका सही जवाब जो है वो काजाकिस्तान होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय, तो देखिए भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हाथ से लिखा गया सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का उसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था अपने हाथों से, जो कि कैलीग्राफर थे अपने ज़माने के, काफ़ी फेमस। उन्होंने इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ से लिखा है इटैलिक में, और बाद में इसको क्राफ्ट किया था, डेकोरेट किया था शांति निकेतन के आर्टिस्ट ने, जैसे कि बेहर मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके ऊपर सभी मेंबर्स के सिग्नेचर थे, यह आपको भारत के पार्लियामेंट में मिलेगा। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे, तो वो है पुष्कर फेयर जो है वो कहाँ लगता है। तो देखिए जो पुष्कर फेयर है, या फिर जिसको पुष्कर कैमल फेयर भी बोलते हैं, या फिर जिसको पुष्कर मेला भी बोलते हैं, ये एक काफ़ी फेमस एनुअल फेस्टिवल है जो कि 5 दिन तक होता है, जहाँ पे ऊँट काफ़ी ज़्यादा बेचे जाते हैं, और ये मार्केट जो है, ये पूरा मेला जो है, ये एनिमल सेंट्रिक है। यहाँ पे जानवरों की खरीद फरोख्त होती है, ऊँटों की खरीद फरोख्त होती है। ये मेला जो है अक्टूबर और नवंबर महीने में लगाया जाता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर्स में से एक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। इसका सही जवाब जो है वो अजमेर है। पुष्कर जो है वो अजमेर के अंडर आता है, इसीलिए इसका सही जवाब जो है वो अजमेर है। आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, किस सिटी को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। आप जल्दी जाइए और जाके जवाब दीजिए कमेंट में कि कौन से शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। According to census 2011, which of the following given state has lowest population density? तो देखिए अभी तक इस बारी का हर 10 साल में सेंसस होता है, जो कि कोविड की वजह से डिले हो गया है, और एक्सपेक्टेड है कि 2024 या 2025 तक ये सेंसस जो है वो कंप्लीट होगा। ये पहली बार ऐसा सेंसस हो रहा है जो पूरी तरीके से डिजिटलाइज्ड है, जो कि डिजिटल फॉर्म में हो रहा है। तो चलिए हम लौट के हमारे सवाल पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेट हैज लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो देखिए 2011 के सेंसस के हिसाब से जो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अरुणाचल प्रदेश का है। इस स्टेट का पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 17 पीपल है ओनली पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो एक माउंटेनियस स्टेट है, जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में आता है भारत के, जो कि बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, और नॉर्थ में माफ़ कीजिएगा, नॉर्थ में बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, वेस्ट में शेयर करता है भूटान के साथ, और ईस्ट में शेयर करता है म्यांमार के साथ। ये स्टेट जो है ये अपने रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए भी जाना जाता है। इस सवाल से भी मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, आप जल्दी जाके कमेंट करके मुझे बताइए
अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल का क्या नाम है और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? जल्दी जाइए और जाके कमेंट करके बताइए अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल का क्या नाम है और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। फाउंडर कौन है टेस्ला मोटर्स के? तो देखिए, जो टेस्ला मोटर जो है उसके फाउंडर का नाम है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क जो है वो एक साउथ अफ्रीकन बॉर्न एंटरप्रेन्योर है और एक बिजनेस मैग्नेट हैं जिन्होंने टेस्ला को 2003 में फाउंड किया था। और जो ये कंपनी है वो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार और साथ में ये इलेक्ट्रिक सेडान्स, एसयूवीज और सेमी ट्रक्स भी बनाती है। और ये कंपनी रेन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स में भी अब डील करती है, जैसे कि सोलर पैनल्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। तो टेस्ला जो है वो इलॉन मस्क के अंडर डे टू डे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करता जा रहा है। अब हम जाएंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है व्हाट इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ फ्रांस? तो देखिए, जो नेशनल सॉन्ग है फ्रांस का उसका नाम है ला मर्सलाइज। हो सकता है मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फ्रेंच नहीं आती है। यहाँ पे जो अगला है स्वाइजर्स प्लाज्म, ये स्विट्ज़रलैंड का नेशनल एंथम है। डॉइचलैंड लाइड, ये जर्मनी का नेशनल एंथम है। और मार्शा रियल, ये स्पेन का नेशनल एंथम है। ला मर्साइल्स जो है ये पॉपुलर हुआ था ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह तक मार्च करते हुए जाते थे और इस सॉन्ग को जोर जोर से गाते हुए जाते थे। इस सॉन्ग को किसने लिखा है आपको जाके कमेंट करके जवाब देना है। ये सवाल पहले भी एग्ज़ाम में आ चुका है जेएनयू के, जिसमें पूछा गया था कि फ्रेंच का जो नेशनल एंथम है जिसका नाम है ला मर्साइल्स, उसको किसने लिखा है। जल्दी जाइए और कमेंट करके बताइए। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए हैं तो आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा इसका उत्तर देने में। जल्दी जाइए और जाके कमेंट करके बताइए कि ला मर्सलाइज जो है या ला मर्साइल्स जो है इसको किसने लिखा है। जल्दी जाइए और कमेंट कीजिए। अब हम चलते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल पे। कौन सा रिवर जो है वो लार्जेस्ट रिवर है एशिया में? तो देखिए, गंगा हमारे देश की नदी है। अमेज़न साउथ अमेरिका में है, हमारे देश में ही नहीं है, एशिया में ही नहीं है। इंडस रिवर भी सबसे बड़ी नहीं है। यांगज़ी रिवर जो है ये सबसे बड़ी है। जो लार्जेस्ट रिवर है पूरे एशिया में उसका नाम यांगज़ी रिवर है, जिसको चांगजियांग के नाम से भी जानते हैं चाइना में। ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड में, नील या नाइल रिवर जो कि अफ्रीका में है और अमेज़न जो कि साउथ अमेरिका में है उसके बाद। और ये लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया के अंदर। इसकी टोटल लेंथ जो है वो लगभग 6300 किलोमीटर्स है। जो यांगज़ी रिवर है वो तिब्बतियन प्लेटू से बहती है और साउथ वेस्टर्न प्रोविंस से होते हुए ईस्ट चाइना सी में जाके मिल जाती है। जो ये रिवर बेसिंग है ये लगभग 400 मिलियन लोगों को पानी पहुंचाता है और एग्रीकल्चर के लिए बहुत क्रूशियल है। ये इंडस्ट्रीज़ और डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी पानी देता है। और यांगज़ी रिवर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन रूट के तौर पे भी, क्योंकि बहुत से चाइनीज़ मेजर सिटीज़ जो हैं वो इसी के किनारे हैं, जैसे कि संघाई, वुहान, ये सभी शहर जो हैं वो भी यांगज़ी रिवर के किनारे ही हैं। यांगज़ी रिवर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है चाइना के लिए, लेकिन अभी पीछे बीते कुछ दशक में ये काफ़ी तरीकों के इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को फेस कर रहा है, जैसे कि पॉल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और ओवरफिशिंग। चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है उन्होंने कई तरीकों के मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया है इस इशू को हैंडल करने के लिए, जैसे कि इन्होंने इसके ऊपर थ्री जॉर्जस डैम बनाया है, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। और साथ में इन्होंने कई सारे मिशंस चलाए हैं जिससे इस नदी के वाटर क्वालिटी को अच्छा किया जा सके और हैबिटेट जो है यहाँ उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, उसका जो लिंक है वो आपको
हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाते हैं आपके लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, और हम साथ में आपके लिए प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस भी लेके आते हैं क्वेश्चंस के। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हमारी वीडियो चाहते हैं, तो आप उस पे भी हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं आप जीके के किस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। जैसे आप हमारे चैनल पे दूसरे मैथ्स टॉपिक की वीडियोस देखते हैं, उसी तरीके से आप जीके में अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद आपको पूरा वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ आप सबने सभी सवालों के जवाब दे दिए होंगे और नोट्स भी बनाए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।